Hi all of you. I welcome you to this very exclusive session of English. ये बहुत डिमांड पर ये सेशन आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ तुम लोगों के साथ. स्टूडेंट्स की जो डिमांड होती है कॉम्प्रहेंशन में, कॉम्प्रहेंशन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और जो मेन दिक्कत होती है उसी को आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ये वेरी शॉर्ट पैसेज है. ये वेरी शॉर्ट पैसेज के एग्जाम्पल्स तुम्हारे सामने हैं. एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 1. ये पैसेज बहुत ही छोटा है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बड़े बड़े कॉम्प्रहेंशन आते हैं, उसके मुकाबले अगर देखोगे तो ये बहुत छोटा है. बट अगर तुम अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना चाहते हो, इम्पॉर्टेंट क्या है, कॉम्प्रहेंशन इज इक्वल टू अंडरस्टैंडिंग. अगर तुम अपने अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना चाहते हो तो ये पैसेज तुम्हारे लिए बहुत बहुत हेल्पफुल साबित होगा. और इसको मैं बहुत आराम से, बहुत प्यार से, धीरे धीरे एक्सप्लेन भी करूंगा ताकि तुम अच्छे तरीके से इस टेक्निक को समझ जाओ कि दिया गया पैसेज कैसे कॉम्प्रहेंड किया जाता है और फिर ऑप्शन को हम लोग कैसे टिक कर पाते हैं. ठीक है, इसमें जो भी वर्ड्स हैं उसको भी डिस्कस करेंगे और बहुत आराम से यू विल एंजॉय द सेशन. लेकिन पूरे वीडियो में बने रहना, तब तुमको इसका असली मज़ा आएगा और तब इससे बहुत फ़ायदा होगा. अभी जो पैसेज तुम्हारे सामने है, पहले तो देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है. एक तो पैसेज यहाँ तक दिया हुआ है. इस पैसेज को तुमको पढ़कर समझना है कि व्हाट इज द कंटेंट ऑफ दिस पैसेज. इस पैसेज में क्या लिखा हुआ है और उसके बाद क्वेश्चन यहां से शुरू होगा. क्वेश्चन कहता है कि इस पैसेज के आधार पर आपने जो कुछ भी समझा है उसके आधार पे बताइए कि नीचे दिए गए जो ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन सही है. अभी जो मैंने बताया तो तुमको ये काम बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन जब तुम इनके ऑप्शंस पे आओगे तो ऑप्शंस इतने क्लोज हैं, इतने ट्रिकी हैं कि तुमको सारे के सारे ऑप्शंस इसमें सही दिखेंगे. और उस समय तुम्हारे मन में कंफ्यूजन होगा कि बी को टिक करें, कि सी को टिक करें, कि डी को टिक करें. तो यही असली गेम होता है कॉम्प्रहेंशन का और यही टेस्ट होता है तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग का. तो इसको ये मान के चलो कि दिस सेशन इज रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग द गिवन पैसेज. पैसेज को पढ़कर समझने की बात है और वही ये एक्सरसाइज है. नाउ कमिंग टू द पैसेज, इसमें जो वर्ड्स हैं जो जानना चाहिए उसको अंडरलाइन करता हूं और उसका मीनिंग तुमको बताता हूं. कंजम्पशन, हार्मफुल तो तुम लोग जानते होगे. प्रिवेंट एक अच्छा वर्ड एग्जाम में भी बहुत बार आता है. बैन का मतलब भी बता देंगे तो अच्छा ही होगा. उसके बाद यहाँ पे एक वर्ड है सेल. हम लोग वर्ड जानते हैं SELL, सेल. दोनों में क्या डिफरेंस है, दिस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. फिर एक वर्ड है इंस्ट्रक्ट. देन डेंजरस, यू नो, इफेक्ट. इफेक्ट का मीनिंग क्या होता है ये भी बताऊंगा. सेफ्टी मीन्स ये बता दूंगा. फिर एक वर्ड है आजकल बहुत चल भी रहा है, ड्रग एडिक्ट्स. ड्रग एडिक्ट्स, ड्रग एडिक्ट्स है. प्रोवाइड है. फिर है प्रॉपर. नेक्स्ट है फैसिलिटीज. मेडिकल फैसिलिटीज को हम अंडरलाइन करते हैं. नेक्स्ट एक अच्छा वर्ड यहाँ पे है रिहैबिलिटेशन. फिर एक फ्रेजल वर्ब यहाँ पे यूज किया गया है स्केल डाउन और उसी से बना हुआ है स्केलिंग डाउन. ये भी वर्ड है जिसको इसको भी एक्सप्लेन करूंगा. देन वी कम टू द ऑप्शंस. ऑप्शंस में कौन सा ऐसा वर्ड है जो तुम नहीं जानते होगे. यहाँ पे एक वर्ड है इंक्रीज, एक वर्ड है रिड्यूस, एक फैसिलिटीज हम लोग ऑलरेडी टिक कर चुके हैं, एलिमिनेट, और फिर एक वर्ड है चैनलाइज. इतने वर्ड्स इस पैसेज में दिए गए हैं. अगर इसका मीनिंग तुम्हें ठीक से बता दिया जाए तो पैसेज को समझना, तुम्हारे लिए कॉम्प्रहेंड करना बहुत आसान हो जाएगा. चलो वर्ड्स तुम लोग मीनिंग खुद लिखना. आई एम नॉट गोइंग टू राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स इन द ऑन द बोर्ड, लेकिन बताऊंगा तो तुम उसको अपने कॉपी में लिख सकते हो. कंजम्पशन का मतलब होता है खपत. जैसे जाड़े के दिन में कॉफ़ी की खपत बढ़ जाती है, उसका कंजम्पशन बढ़ जाता है.
हार्मफुल का मतलब होता है नुकसानदेह, जो चीज़ हानि पहुंचाती है उसको हम लोग कहते हैं हार्मफुल। यहाँ पे ड्रग का मीनिंग भी समझना चाहिए। एक वर्ड होता है मेडिसिन। मेडिसिन मीन्स दवा, बीमारी के लिए जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, दैट इज मेडिसिन। ड्रग को भी हम लोग उस सेंस में यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे जो ड्रग यूज़ किया गया है वो नशीली दवाओं के लिए यूज़ किया गया है, जिसको ड्रग एडिक्ट्स यूज़ करते हैं, जो आजकल बहुत करेंसी में भी है। रिया वाला केस अगर देखोगे तो ड्रग्स की बात बहुत की जा रही है। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना। एक वर्ड है बैन। बैन का मतलब होता है प्रतिबंध लगाना या पाबंदी लगाना, बैन। फिर यहाँ पे एक वर्ड है सेल। SALE अगर है तो ये नाउन है, और SELL है तो ये वर्ब है। सेल का मतलब बेचना, ठीक है। जैसे ही सेल्स वेजिटेबल्स, वह सब्जियां बेचता है, और सेल अगर नाउन है तो इसका मतलब होता है बिक्री। जैसे इन दिनों नींबू का सेल बढ़ गया है, नींबू की बिक्री बढ़ गई है, तो वहाँ पे हम लोग एज ए नाउन यूज़ करते हैं सेल। देन इंस्ट्रक्ट का मतलब होता है निर्देश देना, और इसी से वर्ड बनता है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन मीन्स निर्देश। नेक्स्ट है डेंजरस, खतरनाक। इफेक्ट्स का मतलब होता है प्रभाव। प्रभाव या असर के लिए वर्ड हम लोग यूज करते हैं इफेक्ट। सेफ्टी का मतलब सुरक्षा। फिर एक वर्ड है यहाँ पे ड्रग एडिक्ट्स, नशाखोर। जिसको ड्रग लेने की आदत पड़ जाती है वो उसके बिना नहीं रह सकता, उसको हम लोग कहते हैं ड्रग एडिक्ट्स। प्रोवाइड मीन्स देना। जैसे यू प्रोवाइड सपोर्ट टू मी, तुम मुझे सहारा दो या समर्थन दो, तो वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज करते हैं प्रोवाइड। प्रॉपर मीन्स होता है समुचित। प्रॉपर वर्ड हम लोग बहुत कॉमनली यूज करते हैं, लेकिन अगर इसकी हिंदी पूछी जाए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड प्रॉपर, तो हम लोग नहीं बता पाएंगे, बट इसका मतलब होता है समुचित। जो सब चीज़ ठीक ठाक अगर है, जैसे इस रूम में सोने का प्रॉपर अरेंजमेंट है, सोने की समुचित व्यवस्था है, तो वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज करते हैं प्रॉपर। नेक्स्ट वर्ड इज मेडिकल फैसिलिटीज। मेडिकल फैसिलिटीज का मतलब चिकित्सा संबंधी सुविधाएं। फैसिलिटीज का मतलब होता है सुविधाएं। फिर एक वर्ड है रिहैबिलिटेशन। एक वर्ड होता है रिहैबिलिटेट, दिस इज वर्ब, रिहैबिलिटेट। रिहैबिलिटेट का मतलब होता है किसी को फिर से बसाना। जैसे बाढ़ आ जाती है, घर उजड़ जाते हैं, कभी कभी अर्थक्वेक में भी घर उजड़ जाता है, तो फिर उन लोगों को बसाने के लिए हम लोग जो वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड रिहैबिलिटेट। उसी से बना हुआ वर्ड है रिहैबिलिटेशन, ये नाउन है। फिर एक फ्रेजल वर्ब है स्केल डाउन। स्केल डाउन का मतलब होता है नीचे लाना, किसी चीज़ को नीचे ले आना या कम कर देना, उसके लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। नाउ ये था पैसेज, ये थे पैसेज के वर्ड्स जो मैंने तुम्हारी सुविधा के लिए डिस्कस किए। नाउ वी मूव ऑन टू द ऑप्शंस। ऑप्शंस में जो वर्ड्स हैं, इंक्रीज का मतलब बढ़ना भी होता है और वृद्धि भी होता है। इंक्रीज को हम लोग एज ए वर्ब भी यूज़ करते हैं, और अगर चाहें तो एज ए नाउन भी यूज़ कर सकते हैं। रिड्यूस का मतलब होता है घटाना, इसी से वर्ड बनता है रिडक्शन, नाउन होता है। फिर एक वर्ड है एलिमिनेट। एलिमिनेट का मतलब होता है एलिमिनेट का मतलब होता है ख़त्म कर देना या हटा देना, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं एलिमिनेट। जैसे इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं इसको, वी आर गिवन 5 ऑप्शंस ABCDE। इसमें से क्या करना होगा, एक आंसर को टिक करना है, मीनिंग देयर बाय वी विल हैव टू एलिमिनेट 4 ऑप्शंस। जो अननेसेसरी ऑप्शंस हैं, जो मेरे आंसर नहीं हैं, उनको एलिमिनेट करना होगा। तो उसी के लिए वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं एलिमिनेट, हटा देना। फिर यहाँ पे एक वर्ड है चैनलाइज। चैनल होता है, चैनलाइज का मतलब होता है एक सही किसी चीज़ को सही दिशा में ले जाना, उस तरफ डायरेक्ट कर देना, उसके लिए वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं चैनलाइज। जैसे वी शुड चैनलाइज आवर एनर्जी टू प्रोडक्टिव थिंग्स। अपने एनर्जी को चैनलाइज करना चाहिए प्रोडक्टिव थिंग्स की तरफ।
तो दिस वॉज द वर्ड्स इन्वॉल्व इन द पैसेज एज वेल एज द गिवन ऑप्शंस, जो कि तुम्हारे लिए डिस्कस किए। और हम लोग अगर देखें तो करीब 12 to 14 वर्ड्स हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया, राइट। नाउ वी कम टू द पैसेज। देखो इंग्लिश में, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में जो रियल प्रॉब्लम है, आई हैव हैड अ वेरी वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। बहुत 10 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है, हमने सैकड़ों बैचेस पढ़ाए हैं। तो जो बेसिक जो दिक्कत है, तुम लोग भी अपने दिल पर हाथ रख के सोच सकते हो या बोल सकते हो कि सर सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं। जो बेसिक दिक्कत है 80% स्टूडेंट्स के साथ, वो मैं बताता हूँ कि जो चीज़ लिखी गई है उसको तुम पढ़कर ठीक से समझ नहीं पाते हो। दिस इज द रूट कॉज ऑफ योर फियर फ्रॉम इंग्लिश। एम आई करेक्ट? अगर सही है तो तुम लोग कमेंट में लिख देना कि सर आपका असेसमेंट बिल्कुल सही है। मेन दिक्कत यही है, और जिस दिन इसको तुम ओवरकम कर लोगे तो आई बेट कि तुम्हारा 70% इंग्लिश से जो तुम्हारा डर है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बोलना मेरे लिए बहुत आसान है, बट तुमको इस कमजोरी से अपने आप को ऊपर लाना, इसको ओवरकम करना तुम्हारे लिए ये एक चैलेंज है। तुम्हारे लिए डेफिनेटली ये मुश्किल काम है। तुम बोलोगे मुश्किल है तो करेंगे कैसे? तो इसके लिए तुमको टाइम देना पड़ेगा अलग से। जो भी तुम्हारा सेट शेड्यूल है, जिसमें तुम मैथ पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो, रीजनिंग पढ़ते हो, जनरल अवेयरनेस पढ़ते हो, उसके अलावा भी तुमको अलग से हाफ एन आवर या 1 घंटा का टाइम अलग से निकालना पड़ेगा और इस तरह से चीज़ों को समझना होगा। तुम बोलोगे कि इसके लिए कंटेंट हम कहाँ से लाएंगे? तो कंटेंट की कोई कमी नहीं है। तुम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट्स को लेके उससे कंटेंट को ले सकते हो, उसको पढ़कर समझ सकते हो, या इसी बहाने तुम न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ सकते हो। बट you will have to devote some time separately for developing this skill of understanding, this I tell you। और जिस दिन तुम इसको कर पाओगे उसी दिन समझ जाओ कि इंग्लिश पर तुम्हारा नियंत्रण हो जाएगा। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप दैट आई शेयर्ड विद यू, और इस पर तुमको काम करना ही होगा। ठीक है, कमिंग बैक टू दिस पैसेज, अब देखते हैं कि पैसेज में क्या लिखा हुआ है। लाइन बाय लाइन पढ़ के समझाता हूँ, बहुत प्यार से, बहुत स्थिर से, और जरा सा भी हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। तुम भी मेरे साथ पढ़ते जाओ, देखते जाओ कि सेंटेंस में क्या लिखा है और उसका क्या मीनिंग निकलता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पैसेज 1, द कंजम्पशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स बाय द पीपल कैन बी प्रिवेंटेड नॉट ओनली बाय बैनिंग देयर सेल इन द मार्केट। यहाँ तक हम लोग पहले समझते हैं, हालांकि अभी भी सेंटेंस पूरा नहीं हुआ है, बट सेंटेंस बहुत लंबा है, इसीलिए ब्रेक करके इसको 2 पार्ट में समझेंगे। यहाँ तक आते हैं, द कंजम्पशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स बाय द पीपल कैन बी प्रिवेंटेड नॉट ओनली बाय बैनिंग देयर सेल इन द मार्केट। कहता है कि हानिकारक नशीली दवाओं का जो खपत है या जो सेवन है लोगों के द्वारा, उसको रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है? न सिर्फ बाजार में उनकी बिक्री को कम करके, क्या बताया गया कि नशीली दवाओं के सेवन को कम किया जा सकता है, न सिर्फ उनके बिक्री को बाजार में उनकी बिक्री को रोककर, बल्कि उसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, बट ऑल्सो बाय इंस्ट्रक्टिंग यूजर्स अबाउट देयर डेंजरस इफेक्ट्स। यहाँ तक, लेकिन और साथ में क्या करना पड़ेगा कि उसका इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं उनको ये भी बताना पड़ेगा, ये निर्देश भी देना पड़ेगा कि इन नशीली दवाओं के कितने खतरनाक प्रभाव होते हैं। खतरनाक प्रभाव के बारे में भी बताना होगा, और न सिर्फ उनको बताना होगा बल्कि उसके आगे क्या लिखता है यहाँ से देखते हैं, विच दे मस्ट अंडरस्टैंड फॉर देयर सेफ्टी। यहाँ तक सिर्फ बताने से काम नहीं होगा, बल्कि ये जो यूजर्स हैं उनको ये समझना होगा कि
ये उनकी सुरक्षा के लिए, ये उनकी रक्षा के लिए कितना ज़रूरी है कि हमें नशीली दवाओं का सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये था यहाँ तक जो मैंने पढ़कर तुमको सुनाया, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ से आगे। ऑल्सो द ड्रग एडिक्ट्स में बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज फॉर देयर रिहैबिलिटेशन। साथ ही साथ क्या करना होगा कि इस तरह के नशा के चक्कर में जो नशाखोर लोग फंस गए हैं उनको समुचित चिकित्सा की सुविधाएं भी प्रदान करनी पड़ेगी। किस लिए? ताकि उनका पुनर्वास हो सके। यहाँ पे एक वर्ड रिहैबिलिटेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है, पुनर्वास। क्योंकि इस तरह के लोग जो होते हैं, जैसे तुमने संजू मूवी देखी होगी, किस तरह की छटपटाहट हो जाती है ड्रग एडिक्ट्स की, और वो अपने को फैमिली से, सोसाइटी से बिल्कुल कट ऑफ कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। तो पुनः उन्हें समाज में वापस लाने के लिए, सोसाइटी में फिर से बसाने के लिए भी चिकित्सकीय सुविधाओं की ज़रूरत होती है। वो भी अवेलेबल करवाना होगा, वो भी उन्हें प्रोवाइड करना होगा। और फिर लास्ट सेंटेंस है, दिस विल हेल्प इन स्केलिंग डाउन द यूज़ ऑफ ड्रग्स। अगर ये चीज़ें हम कर पाते हैं तो इससे क्या मदद मिलेगी कि नशीली दवाओं का जो इस्तेमाल है उसको घटाया जा सकता है या कम किया जा सकता है। तो दिस वाज द होल पैसेज जो कि मैंने तुम्हारे लिए डिस्कस किया। होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। एक बार फिर देखते हैं। अब पैराग्राफ को छोड़ दो, जो चीज़ मेरे दिमाग में आई उसको बताता हूँ। ये जो पैसेज दिया गया है ये नशीली दवाओं से संबंधित है, और लिखने वाले को उन लोगों की चिंता है जिन लोगों को इसकी बुरी लत लग गई है। तो ऑथर ने क्या लिखा है कि नशीली दवाओं का जो सेवन है उसमें कमी लाई जा सकती है। न सिर्फ नशीली दवाओं की बिक्री पर प्रतिबंध लगाकर, बल्कि जो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, जो नशाखोर लोग हैं, उनको ये भी बताकर कि ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और इसीलिए तुम्हें अगर सुरक्षित रहना है तो इसका इस्तेमाल छोड़ना होगा। साथ ही साथ उन्हें फिर से बसाने के लिए, उन्हें समाज की मुख्य धारा में फिर से जोड़ने के लिए प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ भी देनी होगी, चिकित्सकीय सुविधाएं भी प्रदान करनी होगी। और लास्ट लाइन कहता है कि अगर ये 2-3 काम हम लोग कर पाते हैं तो निश्चित रूप से नशीली दवाओं के सेवन में कमी लाई जा सकती है, इसको घटाया जा सकता है। तो ये था पैसेज। अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। देखो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस पैसेज बेस्ट सपोर्ट्स द स्टेटमेंट दैट कंजम्पशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स। इस पर फोकस दिया गया है कि जो ऑप्शंस है उसमें से कौन सा ऑप्शन उससे बिल्कुल सही तरीके से रिलेटेड है कंजम्पशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स से। ठीक है, देखते हैं। कंजम्पशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स इज ऑन इंक्रीज इन द सोसाइटी। पहला जो ऑप्शन बोलता है वो ये कहता है कि नशीली दवाओं की जो खपत है वो हमारे समाज में बढ़ रही है, इज ऑन इंक्रीज, इसमें वृद्धि हो रही है। ठीक है, पैसेज में ऐसा कहीं कुछ लिखा हुआ है क्या? आंसर हम लोग कैसे टिक करेंगे? आंसर हम लोग टिक करेंगे पैसेज में दिए गए कंटेंट के आधार पर ही आंसर को टिक करना है। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। हालांकि वास्तव में अगर देखा जाए तो हमारे सोसाइटी में ये बढ़ रहा है, बट वी नीड टू कंसंट्रेट और फोकस ओनली ऑन द गिवन पैसेज। पैसेज में जो बात लिखी गई है उसी पर हम लोगों का आंसर बेस्ड होना चाहिए। तो ये चीज़ प्रैक्टिकली दिस मे बी ट्रू बट दिस इज नॉट गिवन इन द पैसेज, इसीलिए ये मेरा आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो ए को हम लोगों ने क्या किया? ए को हम लोगों ने पढ़ा, समझा, उसको रिलेट किया पैसेज से, और फिर ये निष्कर्ष निकाला कि दिस स्टेटमेंट डज नॉट बेस ऑन द गिवन पैसेज, राइट? देन सेंटेंस नंबर बी
कैन ऑलवेज बी रिड्यूस्ड। किस चीज को रिड्यूस किया जा सकता है? कंजम्पशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स को रिड्यूस किया जा सकता है। और ये वाला चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। स्केलिंग डाउन का मतलब क्या है? स्केलिंग डाउन का मतलब रिड्यूसिंग हो सकता है। तो ये चीज वहाँ पे पैसेज में दिख रही है, तो ये मेरा आंसर हो सकता है। इसीलिए इसको मैं एलिमिनेट नहीं करने वाला, अभी इसको रहने देते हैं, देखते हैं कि फाइनल मेरा इन्फरेंस क्या होता है। देन वी कम टू ऑप्शन नंबर सी कि कंजम्पशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स इज ड्यू टू लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज। कहता है कि नशीली दवाओं के सेवन में वृद्धि क्यों हो जाती है? क्योंकि चिकित्सकीय सुविधाओं की कमी रहती है, उसकी वजह से लोग नशा की दवा लेने लगते हैं। ये बहुत ही रिडिकुलस स्टेटमेंट है। फॉर एग्जांपल, मान लो कि रात में किसी को फीवर चढ़ जाता है, ठीक है, और घर में पैरासीटामोल नहीं है, तो क्या करेगा? उस फीवर के ट्रीटमेंट के लिए कोकेन ले लेगा या गांजा पी लेगा। ऐसा होता है कहीं? दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ऐसा होना नहीं चाहिए और होता भी नहीं है, इसीलिए ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। तो सी इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। कभी भी हार्मफुल जो ड्रग्स है वो उसका कंजम्पशन नहीं बढ़ता इसकी वजह से। देन वी कम टू ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है कि कंजम्पशन ऑफ harmful drugs can be eliminated with the help of banning their sale। इसको बिल्कुल हटाया जा सकता है। एलिमिनेट जो एक वर्ड है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, ठीक है। एलिमिनेट का मतलब बिल्कुल सफाया कर देना, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं एलिमिनेट। ये वाला बहुत क्लोज है, तुम्हारे मन में आ सकता है कि ये आंसर हो सकता है, क्योंकि ऊपर में लिखा हुआ है कि हार्मफुल ड्रग्स का मार्केट में सेल अगर बैन कर दिया जाए तो इसको रोका जा सकता है, बट साथ में ये भी लिखा हुआ है कि इसके अलावा भी कुछ काम और करना पड़ेगा, तब इसके सेल को रोका जा सकेगा। सिर्फ और सिर्फ सेल को बैन करने से ऐसा नहीं होगा। तो ये वाला क्लोज था। दिस ऑप्शन इज क्लोज टू बी योर आंसर, बट पूरी तरह से ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे एलिमिनेट बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज किया गया है। तो वी कैन एलिमिनेट दिस ऑप्शन ऑल्सो, राइट। देन लास्ट ऑप्शन नंबर ई में कहता है कि कंजम्पशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स मे बी चैनलाइज्ड थ्रू प्रॉपर सिस्टम। यहाँ पे जो चैनलाइज है ये एक पॉजिटिव वर्ड है, और ये जो कंजम्पशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स है ये एक निगेटिव फेनोमेनन है। हमारे सोसाइटी में इसका इम्पैक्ट क्या है? इसका इम्पैक्ट निगेटिव है। तो इसीलिए एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू हम इसको चैनलाइज नहीं कर सकते। चैनलाइज का मतलब क्या हुआ कि इसको सही रास्ते पे ले जाया जाए, जो भी थोड़ी बहुत गड़बड़ी है इसके कंजम्पशन में वो और भी स्मूथ हो जाए। बट वी डोंट नीड to smoothen the process or to smoothen this system of drug consumption। इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये एक जो सजेशन है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये एक्सेप्टेबल नहीं है ये सजेशन, इसीलिए ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। तो हम लोगों ने किसको एलिमिनेट कर दिया? ऑप्शंस ए को, सी को, डी को और ई को। एंड नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन बी, और यही मेरा आंसर भी होगा। तुम्हारा यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि सर इसमें तो लिखा हुआ है कैन ऑलवेज बी रिड्यूस्ड, राइट। ये जो स्टेटमेंट है, जो पैसेज है, पैसेज में 3 उपाय बताए गए। क्या क्या उपाय थे? पहला उपाय था कि ड्रग को बैन कर दिया जाए मार्केट में, लेकिन उससे भी काम नहीं होगा। नशाखोरों को ये हिदायत देनी पड़ेगी, निर्देश देना पड़ेगा या बताना पड़ेगा कि इसके हानिकारक असर क्या क्या हैं, ये साथ में जुड़ेगा। और तीसरा जो उपाय बताया गया था कि उनके रिहैबिलिटेशन के लिए प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल करवानी होगी, ठीक है। अगर ये तीनों चीज़ एक साथ होती हैं तो डेफिनेटली ये कंजम्पशन रिड्यूस होगा
और इसीलिए मेरा आंसर होगा बी। तो ये था क्वेश्चन नंबर, पैसेज नंबर 1, वेरी शॉर्ट पैसेज की कैटेगरी में है और आंसर इसका है बी। इसमें हम लोग कहाँ कहाँ पे कंफ्यूज कर सकते थे, कुछ अगर ठीक से नहीं पढ़ोगे तो तुमको ए भी सही लगेगा, बी भी सही लगेगा, सी भी सही लगेगा, डी भी सही लगेगा और ई भी सही लगेगा। ये इतना ट्रिकी ऑप्शंस है कि यू विल ऑलवेज बी ट्रैप्ड इन द ऑप्शन। इतने क्लोज हैं, इतने ट्रिकी हैं कि तुमको बहुत अलर्ट होकर इसके आंसर को टिक करना होगा। ठीक है, समझ गए? कोई डाउट? चलो अब हम लोग देखते हैं दूसरे पैसेज को। पैसेज नंबर 2 तुम्हारे सामने है। ये भी दिस इज अगेन ए वेरी ब्यूटीफुल पैसेज जिसमें कि कंफ्यूज करने का पूरा चांस है और इसका आंसर गलत टिक हो सकता है। इसको भी उसी तरह से अप्रोच करते हैं। इसमें जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिसका मीनिंग बताना ज़रूरी है उसको पहले हम लोग अंडरलाइन करते हैं। देखो पैसेज में ये पैसेज में जो वर्ड्स हैं इरिडेसेंट, ये तुम वर्ड शायद फर्स्ट टाइम देख रहे होगे। इसकी मीनिंग बताएंगे अभी। ओपल एक अच्छा वर्ड है, इसकी भी मीनिंग बताएंगे। ट्रैप एक वर्ड है, फिर एक सिलिकॉन मटेरियल, इसके बारे में भी बात किया जाएगा। स्केप यू नो, ये कॉमन वर्ड है, तुम मीनिंग जानते भी होगे। उसके बाद यहाँ पे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड दिया हुआ है अनलाइक, इसको भी बताएंगे। फिर यहाँ पे एक वर्ड है प्रेशियस, एक और वर्ड है एडवोकेट, एक वर्ड एक्सपर्ट भी है, एक वर्ड है एडवोकेट। तुम बोलोगे एडवोकेट में सर आप क्या बताइएगा? एडवोकेट तो हम लोग जानते हैं, काला कोट पहने हुए वकील साहब लोग, बट एडवोकेट की दूसरी मीनिंग भी है जो कि यहाँ पे इम्प्लाइड है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंट, फिर एक वर्ड है हैंडलिंग, फिर एक वर्ड है ट्रांसमिट, फिर एक वर्ड है यहाँ पे मेंटेन और फिर एक वर्ड है वाटर कंटेंट। ये इतने वर्ड्स इस पैसेज के हैं जो कि एक्सप्लेनेशन, जिनकी एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है इस पैसेज को ठीक से समझने के लिए। देन वी कम टू ऑप्शंस। जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें एक वर्ड है इन्फर, ठीक है। नीचे में जो ऑप्शंस है, ए में इवेंचुअली, फिर है, इसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं जो तुम नहीं जानते होगे, इसमें भी सब वर्ड जानते होगे। डी में भी कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जो तुम नहीं जानते होगे, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है इरिडिसेंट नेचर। ये वैसी प्रकृति होती है जिसकी वजह से कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ कलर दिखाता है या लाइट देता है। कलर या लाइट एमिट करने की जो क्वालिटी होती है उसको हम लोग कहते हैं इरिडिसेंट, ठीक है। फिर यहाँ पे एक वर्ड है ओपल। ओपल एक पत्थर होता है वाइट कलर का, तुमने देखा होगा, थोड़ा बड़े साइज में उसको पहना जाता है। दूर से देखने में तुमको बहुत अच्छा, फॉर ओवरऑल वेल बीइंग ये वाला ओपल जो पत्थर होता है, एस्ट्रोलॉजर लोग इसको रिकमेंड करते हैं कि आप इसको पहन सकते हैं ओवरऑल वेल बीइंग के लिए। तो ओपल पत्थर दूर से तो तुमको वाइट दिखेगा, बट जब तुम उसको नज़दीक से देखोगे तो उसमें ग्रीन, ब्लू, पिंक ये कलर्स तुमको दिखाई पड़ेंगे बहुत नज़दीक से देखने पे। तो वो कलर क्यों पॉसिबल होता है? क्योंकि ओपल पत्थर की प्रकृति ऐसी होती है, इसीलिए ये कलर्स दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। तो ओपल क्या है? ओपल इज ए टाइप ऑफ स्टोन। जैसे मूंगा होता है, हीरा होता है, नीलम होता है, उसी तरह से ओपल भी एक पत्थर है। फिर एक वर्ड है ट्रैप। ट्रैप का मतलब होता है फंसाना। उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं ट्रैप। ट्रैप को नाउन के रूप में भी यूज किया जाता है। फंसाने वाला जो जाल होता है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रैप। सिलिकॉन मटेरियल, सिलिकॉन एक केमिस्ट्री का वर्ड है। बालू के लिए हम लोग सिंबॉलिकली यूज करते हैं SI, बालू, सिलिकॉन। केमिस्ट्री में तुमने पढ़ा होगा। तो बालू से जो रिलेटेड मटेरियल है दैट इज सिलिकॉन मटेरियल। एस्केप का मतलब होता है भाग जाना या गायब हो जाना। ही एस्केप्ड फ्रॉम द सीन ऑफ एक्सीडेंट।
दुर्घटना स्थल से वह गायब हो गया या भाग गया। लाइक का मतलब होता है जैसा, और उसका अपोजिट वर्ड है अनलाइक। जैसे अनलाइक का मतलब इसके अपोजिट, वहां पे हम लोग वर्ड यूज करते हैं अनलाइक। फिर एक वर्ड है प्रेशियस। प्रेशियस का मतलब होता है कीमती। एक वर्ड कॉस्टली है और उसी का दूसरा वर्ड है प्रेशियस। हीरा जवाहरात, इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं प्रेशियस। टाइम के लिए भी हम लोग वर्ड यूज करते हैं प्रेशियस। फिर एक वर्ड है यहाँ पे एक्सपर्ट। एक्सपर्ट मीन्स होता है विशेषज्ञ, ठीक है, विशेषज्ञ। और फिर एक वर्ड यहाँ पे है एडवोकेट। एडवोकेट का नाउन, अगर नाउन के जैसा यूज करते हो तो एडवोकेट मीन्स वकील, बट अगर इसको हम लोग एज ए वर्ब यूज करते हैं तो किसी चीज़ की तरफदारी करना या उस चीज़ की वकालत करना, किसी चीज़ के फेवर में बोलना, वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज करते हैं एडवोकेट एज ए वर्ब। फिर एक वर्ड है हैंडलिंग। हैंडलिंग का मतलब छूना छाना, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं हैंडलिंग। फिर एक वर्ड है ट्रांसमिट। ट्रांसमिट का जैसे लाइट ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन, एक जगह से दूसरे जगह जाना, उसके लिए वर्ड है ट्रांसमिट, ठीक है। फिर एक वर्ड है मेंटेन। मेंटेन का मतलब होता है रख रखाव करना या बनाए रखना। जैसे मेंटेन पीस, शांति बनाए रखो, वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज करते हैं मेंटेन। और फिर एक वर्ड है यहाँ पे वाटर कंटेंट। पानी की जो मात्रा है उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं वाटर कंटेंट। तो ये वर्ड्स थे किससे, पैसेज नंबर 2 के, ठीक है। नाउ वी कम टू ऑप्शंस। ऑप्शन में पहला वर्ड यहाँ पे है जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन्फर। इन्फर का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना, और इसी से वर्ड बनता है इन्फरेंस। इन्फरेंस मीन्स निष्कर्ष। इन्फर एक वर्ब है और इन्फरेंस एक नाउन है। नेक्स्ट है इवेंचुअली। इवेंचुअली का मतलब आखिरकार, फाइनली या अल्टीमेटली के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं इवेंचुअली, अंततः, ठीक है। और कोई वर्ड इसमें ऐसा नहीं है जो तुम नहीं जानते होगे। एक तो है वर्ड रेयरली। रेयरली का मतलब कभी कभी, ठीक है, वो रेयरली मेरे यहाँ आता है, शायद ही कभी मेरे यहाँ आता है, वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज करते हैं रेयरली। तो ये थे वर्ड मीनिंग। नाउ वी डिस्कस द पैसेज। इसका मीनिंग क्या है जो सेंटेंसेस लिखे गए हैं। देखो, द इरिडिसेंट नेचर ऑफ ओपल्स इज द रिजल्ट ऑफ वाटर ट्रैप्ड इनसाइड सिलिकॉन मटेरियल। यहाँ तक हम लोग डिस्कस करेंगे। ये पहला सेंटेंस है, यहीं तक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। कहता है कि ओपल जो पत्थर है और उसके अंदर रंग या प्रकाश देने वाला जो गुण है वो किस चीज़ का परिणाम है? वह परिणाम है उस पानी का जो उस पत्थर के सिलिकॉन मटेरियल में फंसा हुआ है। ये पहला जो लाइन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर इसी पर बेस्ड है, इसको ठीक से समझना। एक बार फिर रिपीट करता हूं तुम्हारे लिए। ओपल जो पत्थर है उसमें उसका गुण है कि उसके अंदर से रंगों की छटा निकलती है, और ओपल पत्थर का की ये जो क्वालिटी है वो किसके वजह से है? वो इस पानी की वजह से है। ये जो क्वालिटी है, ये जो नेचर है, किसकी वजह से है? इस पानी की वजह से है। और ये पानी कहाँ मिलता है? ये फंसा हुआ रहता है सिलिकॉन मटेरियल में। पानी किसमें फंसा हुआ रहता है? इस सिलिकॉन मटेरियल में, जिससे वह पत्थर बनता है। स्टोन कैसे बनता होगा? डेफिनेटली ये सिलिकॉन मटेरियल से बनता होगा। तो ये लाइन तुम लोग समझ गए। ये काफ़ी थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है, अगर ठीक से इसको एक्सप्लेन नहीं किया जाए तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट मैंने इसको सिंप्लीफाई करके तुम्हें बताया। एक बार फिर देख लो कि ओपल पत्थर में इरिडिसेंट नेचर जो है वो किसकी वजह से है? ये उस पानी की वजह से है जो उस पत्थर में फंसा हुआ रहता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। विद टाइम दिस वाटर विल एस्केप। लेकिन समय के साथ ये जो पानी है ये धीरे धीरे गायब हो जाएगा या उस पत्थर से उड़ जाएगा। ठीक है, तो जब ये पानी उड़ जाएगा तो क्या होगा? ओपल की क्वालिटी
तो खत्म हो जाएगी ना, इरिडिसेंट नेचर जो है उसका वो खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके बाद आगे लिखता है, यहाँ पे ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवाइस गिवन फॉर मोस्ट प्रेशियस स्टोन्स। पत्थर के जो एक्सपर्ट्स हैं वो सलाह देते हैं सबसे कीमती पत्थरों के लिए। क्या सलाह देते हैं कि उनको ज़्यादा जो कीमती पत्थर हैं, सबसे कीमती पत्थर हैं, उसके बारे में पत्थरों के जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये सलाह देते हैं कि उनको बार बार छूना नहीं चाहिए। ये एडवाइस किसके लिए है? ये एडवाइस है मोस्ट प्रेशियस स्टोन्स के लिए, जो कि एक्सपर्ट के द्वारा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे अनलाइक लगा हुआ है ना, यहाँ पे जो वर्ड है अनलाइक। लेकिन ओपल पत्थर पर ये एडवाइस लागू नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्ड है अनलाइक। अनलाइक का मतलब इसके विपरीत। इसके विपरीत ओपल पत्थर के लिए क्या सलाह दी जाती है कि इसको आप बार बार छूइए, अपने हाथ से बार बार उसको टच कीजिए। ओपल पत्थर को टच करने से क्या होगा ये देखते हैं। अगर आप बार बार टच करेंगे तो आपके हाथ के थ्रू आपके अंदर जो बॉडी वायल है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, विच ट्रांसमिट बॉडी वायल्स टू द स्टोन्स। अगर आप बार बार उसको टच कीजिएगा, हैंडल कीजिएगा, तो आपका जो बॉडी वायल है वो ट्रांसमिट होके, वो ट्रांसफर होके किस में चला जाएगा? स्टोन में जाएगा। और आपका जो बॉडी वायल है वो मदद करेगा, किस चीज़ में मदद करेगा? मेंटेन दियर वाटर कंटेंट। ओपल्स पत्थर के अंदर जो वाटर कंटेन है उसको मेंटेन करने में मदद करेगा। तो ये दिया हुआ है पूरा पैसेज। ठीक है, अब पैसेज को तो मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ा, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके तुम्हारे सामने बताया भी। अब देखते हैं कि मेरे दिमाग ने क्या समझा, उसको थोड़ा ब्रीफ में देखना होगा। ओपल एक पत्थर है जिसका नेचर होता है रंग देने वाला, कलर, रंगों की छटा बिखेरने वाला। और ये जो क्वालिटी है ओपल पत्थर की, ये उस पानी की वजह से है जो ओपल पत्थर के सिलिकॉन मटेरियल में फंसा होता है। ठीक है, पत्थरों के जो एक्सपर्ट हैं वो बताते हैं कि जो महंगे पत्थर हैं उसको ज़्यादा छूना छाना नहीं चाहिए, नहीं तो उसकी क्वालिटी ख़त्म हो जाती है या ख़राब हो जाती है। लेकिन ये जो सलाह है ये ओपल पर लागू नहीं होता, इसमें उल्टा करना चाहिए। ओपल पत्थर को बार बार छूते रहना चाहिए। छूते रहने से क्या होगा कि हमारे हाथों के थ्रू हमारा जो बॉडी वायल है वो ट्रांसफ़र होके उस पत्थर में चला जाएगा। और वह बॉडी वायल क्या करेगा? मदद करेगा इस पत्थर को के अंदर जो वाटर का कंटेंट है, पानी की जो मात्रा है, उसको बनाए रखने में मदद करेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द पैसेज में यही लिखा गया है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या सॉल्व करना है। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। 4 ऑप्शन मेरे सामने हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो बेस्ड है दिए गए पैराग्राफ पे, मतलब दिए गए पैसेज के आधार पर हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। ओपल्स विल इवेंचुअली लूज देयर कलर इफ लेफ्ट अलोन। ओपल पत्थरों के बारे में कहा जाता है कि अगर उसको बिल्कुल अकेले छोड़ दिया जाएगा तो अंततः, इस वर्ड का मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी था और इसीलिए मैंने बताया भी था, तो अंततः वह क्या करेगा? अपना कलर छोड़ देगा, मतलब उसका जो इरिडिसेंट नेचर है वो ख़त्म हो जाएगा। ये ऑप्शन सही प्रतीत होता है पैसेज के आधार पर। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि दिस वाटर विल एस्केप। यहाँ पे एक विल ज़्यादा है। दिस वाटर विल एस्केप। अगर हम ठीक से नहीं अगर उसको हैंडल नहीं करेंगे, बार बार नहीं छुएंगे, तो ओपल पत्थर का पानी उड़ जाएगा। ठीक है, देन ऑप्शन नंबर बी, बॉडी वाल्स गिव ओपल्स देयर इरिडिसेंट कलर्स।
ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो इसको टिक कर देते हैं कि ये सही आंसर है, बट ठीक से देखना, मैंने अच्छे तरीके से समझाया भी था कि जो सेंटेंस नंबर 1 है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ओपल का जो इरिडिसेंट नेचर है वो किसकी वजह से है, वाटर की वजह से है, ना कि बॉडी ऑयल की वजह से। बॉडी ऑयल यहाँ पे गलत ऑप्शन दिया गया है। ये जो कलर इरिडिसेंट नेचर है ओपल पत्थर का, ये ड्यू टू वाटर है, तो बी मेरा ऑप्शन नहीं होगा। अगर हम इसको टिक करेंगे तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा। देन वी कम टू ऑप्शन नंबर सी, ओपल्स रिक्वायर द सेम केयर एज मोस्ट प्रेशियस स्टोन्स। कहता है कि ओपल को भी वही केयर चाहिए जो दूसरे अन्य सबसे कीमती पत्थरों के लिए होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो अनलाइक वर्ड है, अनलाइक का मतलब इसके विपरीत, ये हमने एक्सप्लेन किया था, यानी कि इसको जो केयर चाहिए वो उल्टा केयर चाहिए, इसके विपरीत। तो इसीलिए सी भी मेरा ऑप्शन नहीं होगा। सी को भी हम लोग सेफली एलिमिनेट कर सकते हैं। देन वी मूव ऑन टू डी। ये ऑप्शन क्या है, एन ओपल स्टोन रेयरली मेंटेन्स इट्स वैल्यू फॉर लॉन्गर दैन ए सेंचुरी। कहा जाता है कि 100 साल से ज़्यादा शायद ही ओपल पत्थर अपने वैल्यू को मेंटेन कर पाता है, वैल्यू को बनाए रख पाता है। हो सकता है कि ये प्रैक्टिकली ये स्टेटमेंट सही भी हो, बट इस तरह के स्टेटमेंट की कोई बात, इस तरह का कोई भी इंफॉर्मेशन हमें पैसेज से नहीं मिलता। ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि ओपल पत्थर का वैल्यू ख़त्म हो जाता है 100 साल के बाद। तो ये भी मेरा ऑप्शन सही नहीं होगा। सो वी आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन, दैट इज ए। ए मेरा बिल्कुल सही आंसर है, जो कि बेस्ड है इस दिए गए पैराग्राफ पे। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट? अगर डाउट होगा तो तुम लोग पूछ सकते हो। देन वी टेक अप क्वेश्चन नंबर 3। ये वाला भी है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है। पहले इसका देखते हैं। ये आर्ट पर बेस्ड है एंड दिस इज ए ब्यूटीफुल पैसेज। पहले इसमें देखते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जो हम लोग नहीं जानते। वर्चू को बताना होगा, इंटरफियर को बताना होगा, इमीडिएटली तो तुम लोग जानते ही होगे। एक और वर्ड यहाँ पे है इंसिस्ट, फिर एक वर्ड यहाँ पे है अटेन। इतने वर्ड्स पैसेज में है। रिक्वायर तो तुम जानते होगे शायद। अब देखते हैं ऑप्शंस में। एक वर्ड है यहाँ पे गवर्न, फिर है फॉर द सेक ऑफ, ये फ्रेज है, इसको भी डिस्कस कर देंगे। फिर एक वर्ड है यहाँ पे रियलाइज, यहाँ पे फिर एक वर्ड है आर्टिस्टिक, एक और वर्ड है क्रिएशन। फिर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में कोई ऐसा वर्ड नहीं है। सोसाइटी मीन्स समाज। देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं जिसका मीनिंग बताना चाहिए। पहला वर्ड है यहाँ पे वर्चू। वर्चू मीन्स होता है गुण या क्वालिटी। क्वालिटी के लिए वर्ड हम लोग यूज करते हैं वर्चू। फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी इज ए वर्चू। ईमानदारी क्या है? किसी भी व्यक्ति में अगर ईमानदारी है तो ये उसका गुण है, राइट। फिर एक वर्ड है इंटरफियर। इंटरफियर मीन्स, इंटरफियर का मतलब होता है किसी चीज में दखल अंदाजी करना। उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं इंटरफियर। हम लोगों को दूसरों के मामले में इंटरफियर नहीं करना चाहिए। इमीडिएटली इमीडिएटली का मतलब फौरन। फिर एक वर्ड है इंसिस्ट। इंसिस्ट का मतलब होता है जोर देना। वो इतना इंसिस्ट करने लगा, इतना जोर देने लगा कि मुझे ये काम करना पड़ा। प्रेशराइज करने के लिए वर्ड हम लोग यूज करते हैं इंसिस्ट। रिक्वायर का मतलब होता है आवश्यक होना या ज़रूरत होना। फिर एक अच्छा वर्ड यहाँ पे है अटेन। अटेन मीन्स होता है प्राप्त करना। ही अटेन्ड ए लॉट ऑफ फेम इन हिज लाइफ।
अपने जीवन में उन्होंने बहुत प्रसिद्धि पाई, वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं अटेन। आई कुड नॉट अटेन गुड पोजीशन इन दिस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मैं अच्छा पोजीशन प्राप्त नहीं कर पाया, अच्छा रैंक प्राप्त नहीं कर पाया, तो वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं अटेन। ठीक है, बाकी सब वर्ड तुम लोग जानते हो पैसेज के। गवर्न का मतलब होता है किसी चीज़ पर राज करना या शासन चलाना, उसके लिए वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं गवर्न, और इसी से वर्ड बनता है गवर्नमेंट मीन्स सरकार। फॉर द सेक ऑफ एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है के लिए। आई कैन डू एनीथिंग फॉर द सेक ऑफ माई नेशन, मैं अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो वहाँ पे हम लोग इसी फ्रेज को यूज़ करेंगे, फॉर द सेक ऑफ। फिर एक वर्ड यहाँ पे है रियलाइज। रियलाइज का मतलब होता है महसूस करना। जैसे मैंने ये काम किया लेकिन बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि ये गलत था, वहाँ पे महसूस करने के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं रियलाइज। फिर एक वर्ड है आर्टिस्टिक। आर्ट से बना हुआ वर्ड है आर्टिस्टिक, ये एक एडजेक्टिव है। आर्टिस्टिक मीन्स कलात्मक, कला से परिपूर्ण जो चीज़ होती है, दैट इज कॉल्ड आर्टिस्टिक। और फिर एक वर्ड है क्रिएशन। क्रिएशन का मतलब होता है किसी के द्वारा कोई चीज़ जो बनाई जाती है, दैट इज कॉल्ड क्रिएशन। जैसे हम लोग क्या हैं, वी ऑल आर द क्रिएशंस ऑफ गॉड, भगवान के द्वारा बनाए गए हैं। क्रिएचर इसी से वर्ड बनता है। सो दीज आर द वर्ड्स। नाउ वी कम टू द पैसेज। लाइन को पढ़ते हैं। द वर्च्यू ऑफ आर्ट डज नॉट अलाउ द वर्क to be interfered with or immediately ruled by anything other than itself। काफ़ी लंबा और कॉम्प्लेक्स लाइन है ये। कहता है कि आर्ट, कला की एक खासियत होती है, कला का एक गुण होता है कि ये किसी बाहरी चीज़ को अनुमति नहीं देता कि वह चीज़ या वह व्यक्ति कला के मामले में कुछ दखलंदाजी करे। कला का क्या गुण है कि ये किसी भी बाहरी व्यक्ति को, किसी भी बाहरी काम को या किसी भी बाहरी फैक्टर को कभी अलाउ नहीं करता कि वो कला के मामले में इंटरफियर करे या दखलंदाजी करे। ठीक है। इट इंसिस्ट दैट इट अलोन शैल टच द वर्क इन ऑर्डर टू ब्रिंग इट इनटू बीइंग। कला किस चीज़ पे जोर देती है? कला जोर देती है कि कला से संबंधित अगर कोई काम है तो कला ही उस काम को टच करेगी और उसको अस्तित्व में लाएगी। मतलब कला से संबंधित अगर कोई काम है तो कला ही उसे अस्तित्व में लाएगी, उसको एग्जिस्टेंस में लाएगी। फिर लास्ट लाइन है, आर्ट रिक्वायर्स दैट नथिंग शैल अटेन द वर्क एक्सेप्ट थ्रू आर्ट इटसेल्फ। कला की क्या ज़रूरत होती है, कला की क्या रिक्वायरमेंट होती है कि कला से संबंधित कोई भी काम है वो तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता या उसको तब तक पूरा नहीं किया जा सकता जब तक कला खुद उसको नहीं करती। ये थोड़ा फिलॉसफिकल टाइप पैसेज है जिसमें किस चीज़ पे जोर दिया गया है, मेनली कला के इम्पोर्टेंस पे जोर दिया गया है और उसकी भूमिका क्या है उसके बारे में बताया गया है कि कला जो भी है वो बहुत डोमिनेटिंग पोजीशन में होती है और उस पर कोई भी इन्फ्लुएंस काम नहीं करता। सो दिस इज द जिस्ट ऑफ द गिवन पैसेज, यही चीज़ इसमें कहा गया है। नाउ वी कम टू द ऑप्शंस। ऑप्शंस में है, आर्ट इज गवर्न्ड बाय एक्सटर्नल रूल्स एंड कंडीशंस। कला पे दूसरे बाहरी, एक्सटर्नल का मतलब बाहरी होता है, बाहर के जो नियम कानून हैं या शर्तें हैं वो उस पर राज करती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा होता है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है डज नॉट अलाउ, आर्ट डज नॉट अलाउ। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, ये इसका आंसर नहीं हो सकता। देन वी कम टू ऑप्शन बी, आर्ट इज फॉर द शेक ऑफ आर्ट एंड लाइफ। कला के लिए और जीवन के लिए। यहाँ पर जीवन जो वर्ड आ गया, अगर इस सेंटेंस को यहाँ तक रोक दिया जाता तो ये मेरा ऑप्शन हो सकता था।
बट यहाँ पे ऐड कर दिया गया लाइफ, और लाइफ की कोई बात इसमें इस पैसेज में नहीं की गई है. लाइफ हैज नॉट बीन टॉक्ड अबाउट इन द गिवन पैसेज. द एम्फेसिस वाज ओनली आर्ट एंड आर्ट. किस चीज पे एम्फेसिस था? आर्ट और आर्ट पर एम्फेसिस था, इसीलिए ये भी मेरा ऑप्शन नहीं होगा. सो बी इज नॉट द ऑप्शन. देन वी कम टू ऑप्शन नंबर सी. आर्ट इज फॉर द शेक ऑफ आर्ट एलोन. कला है सिर्फ कला के लिए, ये मेरा ऑप्शन हो सकता है. तुम्हारे मन में कंफ्यूजन होगा कि इन दोनों में सर अंतर क्या है, बताइए. दोनों तो एक ही जैसा सेंटेंस है, बट अगर तुम गौर से ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है एंड लाइफ, और यहाँ पे सिर्फ कला के बारे में बात की गई है. तो यही डिफरेंस है बी और सी में. बी मेरा ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन बी मेरा आंसर हो सकता है. बट बिफोर डिसाइडिंग सी एज द राइट ऑप्शन, हम लोग देखते हैं कि डी और ई में क्या लिखा हुआ है. डी में कहता है आर्टिस्ट रियलाइजेज हिज ड्रीम्स थ्रू हिज आर्टिस्टिक क्रिएशन. जो कलाकार होता है वो अपने जो भी प्रोडक्ट वो बनाता है जिसमें जो कलात्मक होता है उसके द्वारा वो अपने सपनों को पूरा करता है. प्रैक्टिकली दिस स्टेटमेंट इज़ वेरी ट्रू. अगर हम देखें तो ये व्यवहारिक रूप से ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बट इसका कोई भी मेंशन पैसेज में नहीं किया गया है. और चूंकि पैसेज में ये बात नहीं कही गई है, इसीलिए दिस कैनॉट बी आवर आंसर. ये मेरा आंसर नहीं होगा, इसको भी एलिमिनेट करना होगा. राइट. देन द लास्ट ऑप्शन, आर्टिस्ट शुड यूज हिज आर्ट फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी. कोई भी कलाकार है उसे अपने कला का इस्तेमाल अपने समाज के लिए करना चाहिए. ये एक अच्छी एडवाइस है और लोग इसको फॉलो भी करते होंगे, बट इस एडवाइस का भी कोई मेंशन ऊपर वाले पैसेज में नहीं किया गया है, इसीलिए इसको भी हम लोग एलिमिनेट कर देंगे. दिस कैनॉट बी द आंसर. इस तरह से हम लोगों ने किसको किसको एलिमिनेट किया. वी कुड बी एबल टू एलिमिनेट द ऑप्शंस ए, बी, डी एंड ई. और कौन सा ऑप्शन मेरे लिए बचा जिसको एलिमिनेट नहीं कर पाए, वो था ऑप्शन नंबर सी. सो द आंसर टू दिस पैसेज इज सी. सी इज द आंसर. इस तरह से आज मैंने इस सेशन में 3 पैसेज तुम्हारे लिए डिस्कस किए, वर्ड के मीनिंग्स को बताया, पैसेज में जो भी सेंटेंसेस लिखे गए हैं उसको भी बताया. ये वैसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा ये सेशन जिन लोगों को समझने में दिक्कत होती है. बहुत से स्टूडेंट्स प्राइवेटली इन प्राइवेट मेरे से आके डिस्कस करते हैं कि सर इसमें वास्तव में बहुत दिक्कत होती है. तो ये जो सेशन चलेगा अंडरस्टैंडिंग पैसेज वाला, ये उन लोगों के लिए वरदान होगा. और इस वीडियो को एक बार नहीं बल्कि कई बार तुम्हें देखना पड़ेगा कि सर ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया. आई एक्सप्लेन्ड दीज पैसेजेस इन अ वेरी सिंपल मैनर, और तुमको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी. साथ में तुम्हें क्या करना चाहिए कि वर्ड मीनिंग के कॉपी में जो भी वर्ड्स मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किए और उसका जो भी मीनिंग बताया, उस मीनिंग को अलग से लिखोगे और उसको याद रखने की भी कोशिश करना. तो आज के सेशन में इतना ही. फिर इसी तरह का सेशन और आएगा जिसका नाम मैंने दिया है, टाइटल जिसका दिया है अंडरस्टैंडिंग पैसेजेस मेड इजी. पैसेज को कैसे समझे ये मेरे द्वारा आसान बनाया गया है. ये वीडियो अगर तुम्हें पसंद आया होगा तो तुम इसे लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि इस वंडरफुल वीडियो का, इस वंडरफुल लेक्चर का फ़ायदा उन लोगों को भी ज़रूर मिले. मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेशन में नए कंटेंट्स और नई जानकारियों के साथ. टिल देन, थैंक यू.